दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सुबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आपको फैक्चुअल डेटा पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित सच्ची जानकारी देने के लिए अगर आप फैक्चुअल और फैक्ट और आंकड़ों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे घंटी दबाइए और लाइक कीजिए मेरे कमेंट्स को। ये आपको मैं वादा करता हूं कि आपको किसी भी तरह का आपको मिसगाइड, भ्रामकता या बरगलाने वाले या आपको सनसनी टाइप फैलाने वाले किसी भी तरह का आपको मेरे चैनल पर आपको मैटर नहीं दिया जाएगा। बाकी यूट्यूबरों की तरह आप यूट्यूब उनका देखेंगे और 15-20 मिनट के बाद आप पाएंगे कि उन्होंने थंबनेल में क्या लिखा है और बाकी उसमें क्या पाया है। कोई सब्सटेंस नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। तो ये छोटी सी भूमिका बनाई थी मैंने। अभी मैं आपको कम टू द पॉइंट। तो दोस्तों, आज के 2-3 पॉइंट हैं जिस पर आपको मैं जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कोई मैं आई एम नॉट ए स्पेशल मैन, आई एम लाइक यू, जस्ट I want to share something which I have known, which I know and which I have studied. तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता हो कि हमारे जेएंड के क्षेत्र में, राजौरी और पुंछ एरियाज में, वहां कल मीन्स 21 दिसंबर 2023 साल का अंतिम महीना, और वहां पर हमारी सेना की गाड़ियों पर फिर हमला हो जाता है आतंकवादियों द्वारा। एक जिप्सी और एक हमारी और व्हीकल, जिसके ऊपर आतंकवादी उसके ऊपर फायरिंग खोल देते हैं। यह व्हीकल और जिप्सी, जबकि आतंकवादियों की सूचना मिली थी कि आतंकवादियों की उन्हीं को मदद पहुंचाने के लिए रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं, उसमें बाद में सोल्जर्स को और मदद, सप्लीमेंट्री मदद पहुंचाने के लिए उसको जा रही थी व्हीकल। तो इसमें और हमारे 4 जवान शहीद हो जाते और 3 क्रिटिकली इंजर्ड हैं। क्रिटिकली इंजर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी जान खतरे में है। और यह सारा इसी एरिया में, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, ये पहली घटना नहीं है दोस्तों। यह इस साल तीसरी या चौथी घटना हो चुकी है इसी एरिया में। जेएंडके के अदर क्षेत्रों में, कोकरनाग, अनंतनाग और दूसरे इलाकों की मैं बात नहीं कर रहा, यहां ही इसी एरिया में ये तीसरी या चौथी घटना है। हमारे सैनिकों को इस तरह, ये किसकी गलती है? इसमें हमारे निश्चित ही हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे सैनिकों को ऐसे अगर उनके साथ ये आतंकवादी की गोलियों के शिकार होते रहे तो हमारा सेना का मनोबल कहां जाएगा? अभी कुछ दिन पहले हमारे
लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, जो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा था कि सेना में छोटी छोटी कार्रवाइयों में अफसर बहुत मारे जा रहे हैं। अभी तो एक भी अफसर नहीं मारा गया। इसका मतलब उन्हीं के लेख के आधार पर अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है क्या? मतलब अफसर मारे जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, जवान मारे जाएंगे तो कोई घटना नहीं है। दिस इज द मैसेज यू वांट टू सेंड। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारी सरकार और हमारे सेना की लीडरशिप प्रॉपर, ये क्या मजाक है? क्या आतंकवादी एक नहीं मरता है या कभी कभी एक दो मरता है, और हमारे सैनिक बहुत उसकी तुलना में, उस रेशियो में ज्यादा मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारी भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, देश में, हमारे देश में तीन तरह के तीन कानून थे आज दिन तक। आईपीसी 1860 में बना था और सीआरपीसी 1973 में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और आईपीसी इंडियन पेनल कोड अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में, जो अभी तक हमारे यहां इफेक्टिव था, मतलब अभी तक लागू था। हमारा आईपीसी 1860 के अनुसार हमारे कोर्ट्स में न्याय व्यवस्था चालू थी। और तीसरा कानून था, देखिए, वो भी अंग्रेजों के जमाने का, एविडेंस एक्ट 1872। ये तीन कानून थे जिसको हमारी कल पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में भी कल उनको प्रस्ताव होके और उनको पास कर दिया। हमारी संसद ने मतलब पास कर दिया पूरा। हमारी पार्लियामेंट के दो सिस्टम होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों में उनको पहले लोकसभा में पास किया गया, फिर राज्यसभा में उनका हमारे गृह मंत्री ने उनको रखा और अपने प्रस्ताव को उन्होंने बहुमत से पास करा के, यह भी प्रेसिडेंट का इनको असेंट मिलना है, मतलब प्रेसिडेंट की मंजूरी, और उसके बाद ये कानून बन जाएंगे। और इनका नए कानूनों का क्या नाम रखा गया? देखिए, कुछ दिनों हमारे इसको बोलने में हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारा हर काम, हमको इंडियननेस आनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने बड़ा सोच समझ के इन तीनों कानूनों के नाम, नए नाम रखे हैं। जो आईपीसी 1860, उसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा हमारा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी ऑफ 1973 था, जिसको बदलकर अभी उसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। तीसरा है हमारा एविडेंस एक्ट 1872, उसका नया नाम, मतलब नया टोटल ओवरऑल चेंज किया है, कोई वो नहीं है कि उनमें कोई अमेंडमेंट किया गया है, तीनों एक्ट को ओवरऑल दे हैव बीन रिप्लेस्ड। और उसको एविडेंस एक्ट 1872 की जगह क्या आया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो है ना, हुई ना अच्छी बात दोस्तों। ये अब आप बोलेंगे हमारे सैनिकों से इसका क्या लेना देना है? नहीं दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप लोगों को हमारी कानून व्यवस्था का, ये नहीं कह रहा हूं कि वकीलों जैसा आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपको एक सरसरी जानकारी कि हमारी कानून व्यवस्था में कैसे कैसे उनको, उनका वोकैबुलरी है, उनको कैसे बोला, उनको उसका नाम लिया जाता है। तो ये आपको सरसरी कानूनी जानकारी भी होना चाहिए। आज का सोल्जर वो 1850 वाला सोल्जर नहीं है और 1950 वाला सोल्जर नहीं है।
आज का सोल्जर हमारा वर्ल्ड में compete कर रहा है, विश्व के किसी भी सोल्जर से किसी भी तरीके से कम नहीं है। हमारे सोल्जर्स किसी भी, ना ही टेक्निकल नॉलेज, ना ही एकेडमिक या किसी भी फील्ड में वो किसी से कम नहीं है। दे आर दी वर्ल्ड लेवल सोल्जर, और किसी भी आर्मी से किसी भी मायने में कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों बताऊंगा, दिल्ली पुलिस डिटेन एडीएसपी सन फ्रॉम कर्नाटका। संसद की सुरक्षा के मामले में दिल्ली की पुलिस ने कर्नाटका से, जो संसद पर अभी बड़ा हमला तो नहीं हुआ था लेकिन फिर भी सुरक्षा में भारी चूक हुई थी, उसमें दिल्ली पुलिस ने कर्नाटका के डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लड़के को डिटेन किया है। डिटेन क्या, अरेस्ट ही मान लो। अब देखिए, हमारे बच्चे चाहे सिक्योरिटी एजेंसी फोर्स के हों, पुलिस के हों, वो बच्चे कितनी गलत दिशा में उनकी एक्टिविटीज जा रही। तो हमें सैनिकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्लीज अपने वार्ड्स को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए और उनको अच्छी एजुकेशन। अभी एग्जाम आ रहे हैं 2024 में, सारे केंद्रीय विद्यालय के डेट्स निकल चुकी हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की भी डेट्स निकल चुकी हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको सारी सुविधाएं दें। उनको पढ़ने के लिए आजकल मॉडर्न गैजेट चाहिए, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा उनके पास लैपटॉप होना चाहिए। इसमें आप अपनी कमी करें, अपने खर्चों में कमी करें, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि उनका फ्यूचर आज के इस मॉडर्न युग में, अगर आप उनको मॉडर्न तरीके से शिक्षा नहीं देंगे तो वो इस रेस में, मॉडर्न रेस में पीछे रह जाएंगे। तो हमारे सेना के आज हमारे JCOR ऑफिसर्स तो हमेशा ही उन्होंने मजे लिए। उनके तो उनकी कुंडली में ही लिखा रहता है, उनको वो तो अपना है ना, रूल में हो ना हो वो तो उसका बेनिफिट उठाते ही हैं। हमारे JCOR को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का भी कैरियर की तरफ ध्यान दें। चौथी बात दोस्तों, चौथी बात, हमारा एक कर्नल और उसका भाई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट कंपनी के साथ उसको चूना लगाने में उसके ऊपर केस चल रहा है। उसने अपने भाई की जमीन को उस प्राइवेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें उसके बाद उस प्राइवेट कंपनी को उसने चूना लगा दिया। हमारे सेना के अफसर, एक कर्नल रैंक का, जो सर्विंग कर्नल, ये ऐसे काम करके हमारी सेना को कितना, हमारी सेना का मान बढ़ा रहे हैं, आप सोच सकते हो। चौथी बात कि आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे, आपको पता ही है 20 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा जो मिलिट्री सर्विस पे को ऑफिसर्स के बराबर करने के लिए JCOR को और ऑफिसर्स को, क्योंकि अभी हमें 5,200 रुपए दिए जाते हैं सर्विंग सोल्जर्स को, और नेचुरली है पूर्व सैनिक को, एक्स सोल्जर को उसका 50% रह जाता है उसकी पेंशन। तो उसकी हमारी जो पिटीशन लगा था
उसकी सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 से लेकर अभी भी, और 20 दिसंबर जिसका डेट ऑफ हियरिंग था, डेट ऑफ उसका 20 दिसंबर को हमारे ऑनरेबल जज साहब, उनको टाइम ही नहीं, और ना पहले था और ना आगे होगा। इट इज माय प्रिडिक्शन, क्योंकि ये जानबूझ के इस केस को प्रलोंग किया जा रहा है, इसको लंबा खींचा जा रहा है। इसके बाद लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे मार्च अप्रैल के बाद, उसके बाद ये आगे गया काम। और हमारे जो इसके केस को जो फाइल किया हुआ है, हमारे वीर बहादुर सिंह है का हवलदार, जो कि एक्स सर्विसमैन, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, पता नहीं कोई पूर्व सैनिक संगठन के नाम से उनका संगठन है, उनके द्वारा लोगों को पूर्व सैनिकों से चंदा लेकर और ये कार्रवाई की जा रही थी, और जबकि ऐसा कुछ वहां से कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। मिलिट्री सर्विस पे बराबर करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। हाँ ठीक है, गैप हो सकता है कम, मैं भी मानता हूं, बट इट विल नेवर बी इक्वलाइज्ड, ये कभी बराबर नहीं की जाएगी। अब इसमें हमारे पूर्व सैनिकों को बुरा लग सकता है, तो दोस्तों इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, कभी कभी हमें सच्चाई भी स्वीकार करनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग फैक्ट्स पे रहें, सब्सटेंस पे रहें। हमारी और भी हमारे पूर्व सैनिक संगठनों ने 1 जनवरी को काला दिवस मनाने की कॉल की है। बिल्कुल हमको मनाना चाहिए, हमको हर तरीके का प्रोटेस्ट, इस प्रजातंत्र में हमको हर तरीके का प्रोटेस्ट और अपनी बात को उठाने का अधिकार है। और हमको, हमारे पूर्व सैनिकों को 28 लाख हम पूर्व सैनिक हैं, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 7.5 लाख हमारी फैमिली पेंशनर भी हैं, और हमारे परिवार मिला के हम करीबन 2 करोड़ से ऊपर है। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा। कोई थर्ड वर्ड से या 7वें आसमान से आपकी और हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं आएगा। हमें हर तरीके से लड़ाई लड़नी है, बट वी शुड नॉट टेक लॉ इनटू आवर हैंड्स। कभी भी कानून को हमें नहीं तोड़ना है। कानून में, संविधान के अंतर्गत जैसी जैसी प्रोटेस्ट या धरना करने के लिए हमको आजादी है, वो हमें पूरी इस्तेमाल करनी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना, कुछ मक्कारों के उसमें मत आ जाना कि आप कहीं भारत सरकार के कानून के शिकंजे में फंस जाएं। और चूंकि हमको जो पेंशन मिलती है वो हमारे गुड कंडक्ट और फ्यूचर सेटलमेंट के लिए मिलती है। सरकार इसको, अगर हमारे मिसकंडक्ट में हमारे ऊपर चार्ज लग जाए तो हमारी पेंशन को सरकार बंद भी कर सकती है। तो हमारे पूर्व सैनिकों से हमें निवेदन है कि प्लीज अपने आप को सेफ रखते हुए कानून के दायरे में आप सब कुछ करें। और यूट्यूबरों और हमारे कुछ सिरफिरे पूर्व सैनिकों के भ्रम, उनके मिस गाइडेंस में ना फंसे। तो दोस्तों
आज के लिए मैं यहीं दी एंड करना चाहूंगा। जय हिंद।